कल हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम नाप सकते हैं, जैसे लेंथ है, ब्रेडथ है, हाइट है। जिस चीज को हम नाप सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की मैंने बोली थी, याद है? एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसमें सिर्फ नंबर आता है। जैसे मैस है, आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, उसको बोलते हो मुझे 4 किलो चावल दे दो, तो आप उसको क्या मांग रहे हो? वजन। 4 किलो चावल दे दो। लेकिन इस वजन के साथ क्या होता है? सिर्फ नंबर 4, इसके साथ डायरेक्शन नहीं होता। आप कभी दुकानदार से ये नहीं पूछते कि मुझे 4 किलो चावल दे दो ईस्ट की तरफ, तो डायरेक्शन इसमें नहीं होता। इसका मतलब जिस चीज में डायरेक्शन नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर। वैसे ही एक और चीज है, उसको हम बोलते हैं स्पीड। बहुत सारे क्वांटिटीज हैं। आप किसी गाड़ी को देखते हो, आप ये खुद बताते हो कि इसकी स्पीड 20 है या 20 मीटर पर सेकंड, 20 किलोमीटर पर आवर। आप ये नहीं बोलते उसकी स्पीड 20 है ईस्ट की तरफ, इसका मतलब स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं होता। ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इनके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है। आपसे किसी ने पूछा अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो हम कैसे निकालते हैं? कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चली गई, कितना चली? 3 मीटर। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो ना, आपको डायरेक्शन नहीं बोलना पड़ेगा। ये चली 3 मीटर, किस डायरेक्शन में? ईस्ट की तरफ। याद रखा, जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं आपको यह भी बोलना पड़ेगा कितना चला, 3 मीटर। ये भी बोलना पड़ेगा किस डायरेक्शन में चला, ईस्ट की तरफ। तो दोनों चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वैसे ही एक और मैंने बोली थी कल, वो है वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, तो जब भी आपसे कोई पूछेगा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नंबर। जैसे डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? कोई बॉडी यहां से यहां तक चली, कितना चली? मिसाल मान लो 4 किलोमीटर। अब आपसे किसी ने पूछा बताओ इस बॉडी की डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये कितना चली? 4 किलोमीटर। ठीक है, हमने कहा इसकी डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। क्या हम ऐसा बोलते हैं इसकी डिस्टेंस 4 किलोमीटर है टुवर्ड्स ईस्ट? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन नहीं आता, इसमें सिर्फ क्या आता है? मैग्नीट्यूड 4 किलोमीटर। सिर्फ आ गया नंबर। तो जिस क्वांटिटी में सिर्फ नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। याद रखा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता है। एक और बात इनके बारे में आप याद रखो, स्केलर और वेक्टर के बारे में। पहली चीज, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको हम नाप सकते हैं, जैसे लेंथ, ब्रेडथ, हाइट, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। अच्छा, लेकिन मैंने आपको कल सवाल बताया था, क्या इंसान फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इंसान को नहीं नापते। उसकी लेंथ नाप सकते हैं, उसकी हाइट नाप सकते हैं, उसकी ब्रेडथ नाप सकते हैं, उसका वजन नाप सकते हैं। ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी है, इंसान नहीं। जैसे ही मकान फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मकान की हाइट होती है। याद रखा, मकान की लेंथ होती है फिजिकल क्वांटिटी, ब्रेडथ होती है, मकान नहीं है फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब एक और डिफरेंस याद रखो इनके बीच में। हम जब भी स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं ना, ऐड मतलब इनका जब भी हम एडिशन करते हैं तो किस मेथड से करते हैं? सिंपल अलजेब्रा से। सिंपल अलजेब्रा से, याद रखा। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास चावल है 2 किलो और 3 किलो है, बताओ कुल मिला के कितना हो गया? आपने क्या किया? सिंपल से ऐड किया इनको, 2 + 3 हो गया 5। तो जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं ना, सिंपल तरीके से करते हैं, सिंपल अलजेब्रा से, 2 + 3 = 5। जैसे मिसाल, कोई आदमी चला पहले 3 किलोमीटर, उसके बाद चला 4 किलोमीटर, बताओ टोटल कितना चला? आप कैसे निकालोगे? सिंपल ऐड करना है। कितना आ गया? 7 किलोमीटर। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम कैसे ऐड करते हैं? सिंपल मेथड से।
इसी को बोलते हैं सिंपल अलजेब्रा। जैसे तो स्केलर क्वांटिटीज को हम ऐड कैसे करते हैं? सिंपल अलजेब्रा से। समझ में आया? सिंपल तरीके से। जैसे मान लो आपके पास पानी है 2 लीटर, 2 लीटर, उसके बाद आपने फिर से 4 लीटर लाए, पता कुल मिला के कितना पानी है? आप क्या करोगे? इनको ऐड, सिंपल ऐड करना है। कितना आ गया? 6 लीटर। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं उनको हम जब ऐड करते हैं सिंपल अलजेब्रा से करते हैं। जैसे आप ऐड बचपन से करते आए हो वैसे ही इनको ऐड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर क्वांटिटीज जितने भी है उनको हम सिंपल अलजेब्रा से ऐड करते हैं। मगर जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को हम सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं करते। इनके ऐड करने का एक अलग मेथड है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। जैसे मिसाल मान लो, एग्जांपल एक मान लेते हैं। एक बॉडी चली, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट है यहां की तरफ 3 मीटर। तो एक बॉडी चली, उसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें डायरेक्शन भी होता है। वो यहां से यहां चली 3 मीटर, उसके बाद चली यहां से यहां तक 4 मीटर। याद रखा? तो पहले एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, फिर 4 मीटर। बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? आप बताओगे टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 + 4 = 7, ऐसे बताओगे। लेकिन मैंने कहा ना कि वेक्टर क्वांटिटी सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है। आपने इनको सिंपली ऐड कर दिया, 3 + 4 = 7। लेकिन वेक्टर्स जो है वो ऐसे ऐड नहीं होते। सिंपली ऐड कौन होता है? स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर्स को ऐड करना आसान नहीं है। आप बताओगे 3 + 4 = 7? नहीं, गलत है। इनको ऐड करने का एक अलग तरीका है। तो वो अलग तरीके से ऐड होते हैं सिंपल मेथड से, लेकिन ये सिंपल मेथड से ऐड नहीं होते। यही सबसे बड़ी डिफरेंस है इनके बीच में। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा इनके बीच में डिफरेंस बताओ, उसके पास मैग्नीट्यूड है सिर्फ, इसके पास मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है। वो जब ऐड करते हैं सिंपल मेथड से करते हैं, सिंपल अलजेब्रा से। ये जब ऐड करते हैं सिंपल मेथड से ऐड नहीं करते। इनके लिए अलग मेथड आता है वेक्टर अलजेब्रा। अब आप बताओगे इसको कैसे हल करेंगे? पहले वो चला 3 मीटर, फिर वो चला 4 मीटर, कुल मिला के कितना चला? देखो कैसे करते हैं। ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम तो आपने सुनी होगी। इसका जो एडिशन है वो हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ऐसे, इस तरह से हमें क्या निकालना है? ये 3 है, ये 4 है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। इन दोनों का जो रिजल्ट है वो ये है। अब इसको कैसे निकालेंगे? वही पाइथागोरस थ्योरम। जरा बताओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस कितनी है? 3। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। और परपेंडिकुलर कितना है? 4, और स्क्वायर 7 है। h² = 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। तो h² आ गया 9 + 16 25। स्क्वायर को यहां ले जाओ। मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं समझा रहा हूं। स्क्वायर यहां ले जाओ, ये अंडर रूट बनेगा। ठीक है, तो h कितना आ गया? √25। अगर आप फिर से इसको सॉल्व करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, h = 5 स्क्वायर, क्योंकि 25 के बाद हमने क्या लिखा? 5 स्क्वायर, वो भी 25 होता है। स्क्वायर और रूट कैंसल, h कितना आ गया? इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया? इन दोनों को ऐड करके कितना आया? 5। लेकिन वैसे ऐड करके कितना आता था? 4 + 3 7। याद रखा? अच्छा, अगर ऐसे ऐड करेंगे कितना आता है? 5, है ना? ये टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट पहले 3 है, फिर 4 है, आप बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? आप बताओगे 3 + 4 = 7, गलत हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर्स के लिए ऐड करने का तरीका अलग है, उसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ऐसे इनको ऐड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। याद रखा? तो अगर आपने इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 5। हाइपोटेन्यूज ही रिजल्टेंट होता है, एडिशन होता है इनका। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया? 5। यही है सबसे बड़ी डिफरेंस इन दोनों के बीच में। आपको ये सारा नहीं करना, आपको बस याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। दूसरी फर्क, इनमें
एडिशन होता है सिंपल अलजेब्रा से, इनमें एडिशन होता है वेक्टर अलजेब्रा से। सिंपल ऐड करना, इनको ऐड करना आसान नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर एक और मिसाल लेते हैं, मान लीजिए हमने किसी बॉडी पर यहां फोर्स लगाया 3, ठीक, यहां भी फोर्स लगा लिया फिर 3। बताओ नेट फोर्स कितना लगाया इस पर? आप बताओगे 3 + 3 = 6। जो फोर्स है ना, फोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा 3 न्यूटन हमने फोर्स यहां लगाया, 3 न्यूटन फोर्स हमने इसको ऊपर लगाया। अब बताओ कुल मिला के कितना फोर्स लगाया? आप बताओगे 3 + 3 = 6। क्या यह तरीका सही है 3 + 3 = 6? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लगा रहे हैं फोर्स। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल मेथड से ऐड नहीं करना, 3 + 3 = 6 ऐसे नहीं ऐड करना। इनको ऐड करने का अलग तरीका है। कैसे इसको ऐड करोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस कितना? 3 और स्क्वायर भी 7 है। परपेंडिकुलर कितना? 3 और स्क्वायर भी 7 है। ये कितना बनेगा? 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9 कितना बनेगा? h² = 18। अब स्क्वायर यहां ले जाओ, कितना बनेगा? √18। अब आप इसको फिर से सॉल्व कर सकते हो, पर इतना काफी है, h = √18। अगर आप इनको सिंपल अलजेब्रा से ऐड करते कितना आता? 3 + 3 6, लेकिन यहां कितना आता है? √18। याद रखा? तो इसका मतलब वेक्टर्स जो है उनको आपने सिंपल तरीके से ऐड नहीं करना, बल्कि उनको ऐड करने का एक अलग तरीका होता है। तो जब भी अब आपसे कोई पूछेगा बताओ स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है? स्केलर वो क्वांटिटीज होती है जिनमें डिफरेंस, देखो स्केलर वो क्वांटिटीज होती है जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दूसरी डिफरेंस क्या है? एडिशन बाय सिंपल अलजेब्रा। इसमें क्या होता है? एडिशन बाय वेक्टर अलजेब्रा। याद रखा? इसका मतलब जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, ये वो क्वांटिटीज है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और इनको जब भी हम ऐड करते हैं सिंपल तरीके से करते हैं, 3 + 4 = 7। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इनको ऐड कैसे करते हैं? सिंपल तरीके से नहीं करते, इनको ऐड करने का एक अलग तरीका है, उसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। याद रखा? जैसे मिसाल के तौर पर आपसे किसी ने पूछा मैंने एक बॉडी पर पहले 3 फोर्स लगा लिया, फिर यहां की तरफ 4 फोर्स लगा लिया, बताओ टोटल फोर्स कितना लगाया? आप बताओगे 7। नहीं, 7 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ये सिंपल रूल लगाया है। सिंपल रूल हम वेक्टर में नहीं लगाते, इसको ऐड करने का एक अलग तरीका है। याद रखा? आपने यहां नहीं पढ़ना, बट आप याद रख लो सिर्फ। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा एक बॉडी चली है ऐसे 3 मीटर, फिर चली है ऐसे 2 मीटर, बताओ टोटल कितना चली? आप ये नहीं बताना 3 + 2 = 5। याद रखा? तो वेक्टर्स को हम ऐसे सिंपल तरीके से ऐड नहीं करते। याद रखा? तो ये है 2 क्वांटिटीज और ये उनके डिफरेंसेस। एक और डिफरेंस आप लिख सकते हो एग्जांपल, इसमें मास, इसमें स्पीड, इसमें डिस्टेंस, इसमें वर्क। जैसे वर्क देख लो, वर्क स्केलर है, एक वेक्टर है, स्केलर है, क्योंकि जब भी आप काम करते हो ना, आप मिसाल के तौर पर कोई आपसे पूछेगा आपने कितना काम किया, आप बताओगे अरे मैंने आज इतना 20 जूल काम किया, या आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो मैंने आज बहुत काम किया। क्या आप ऐसा बोलते हो मैंने आज बहुत काम किया ईस्ट की तरफ? नहीं। तो काम के साथ कभी डायरेक्शन नहीं आता। आप कभी नहीं बोलते हो उस मजदूर ने काम किया बहुत ज्यादा ईस्ट की तरफ, या उसने काम किया कम वेस्ट की तरफ। तो वर्क के साथ कभी डायरेक्शन नहीं आता, इसका मतलब वर्क भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही इसमें एग्जांपल्स बताओ कौन कौन सी है?
वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, हम ये पढ़ेंगे अलग से, बट आप ऐसे याद रख लो, एक्सेलरेशन, याद रखा। तो ये है डिफरेंसेस उनके बीच में। जब भी आपसे कोई पूछेगा स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, इसको ऐड कैसे करते हैं? सिंपल तरीके से। इसके एग्जांपल क्या है? ये वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जिनमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अच्छा, इसको ऐड कैसे करते हैं? वेक्टर अलजेब्रा से। सिंपल तरीके से ऐड नहीं करते। इसके एग्जांपल कौन है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ये समझ में आया? देखो इसको। इसके बाद बात करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज की। याद रखा? उसमें से एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कितनी हो गई? दो क्वांटिटीज। ठीक। जब आप 11th क्लास में जाओगे वहां भी यही चीजें पढ़ोगे। एक बहुत बड़ा चैप्टर है मोशन इन 1D, उसमें ये सारी चीजें पढ़नी है। इसलिए यहां अच्छे से याद रखोगे, वहां अच्छे से सीख जाओगे। समझ में आया? अब देखो डिस्टेंस क्या होता है। अगर आप डिस्टेंस को सिंपल भाषा में समझो तो डिस्टेंस का मतलब होता है कोई बॉडी कितना चली। अरे आसान है ना। अच्छा, कोई बॉडी कितना चली उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जैसे मिसाल, एक बंदा है वो यहां से वहां तक चला गया 2 मीटर। बताओ कितनी डिस्टेंस? 2 मीटर। तो जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं इसका मतलब क्या है? कोई बॉडी कितना चली, बस इतना याद रखना है। जैसे मिसाल, मैंने आपसे पूछा कोई जहाज है वो अमेरिका से जापान चला गया 300 किलोमीटर, तो बताओ डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर। कितना चला? तो कोई भी बॉडी कितना चली उसको बोलते हैं डिस्टेंस। मिसाल, एक बॉडी है वो यहां पे है ए पॉइंट पर, वो चली गई बी पॉइंट पर, ऐसे इस रास्ते से ऐसे। अब आपसे किसी ने पूछा बताओ ये बॉडी जो है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली गई उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी डिस्टेंस कितनी है? जरा बताओ, कैसे बताओगे? जितना बड़ा ये रास्ता है उतनी उसकी डिस्टेंस है। अगर इस रास्ते की लेंथ 4 मीटर है तो वो 4 मीटर चला, वो चला ना इसी रास्ते पर, तो जितना बड़ा रास्ता उतनी बड़ी डिस्टेंस। अगर ये रास्ता, इस रास्ते की लेंथ है 5 मीटर तो वो कितना चला? 5 मीटर। जितना बड़ा ये रास्ता है, जितनी इसकी लेंथ है उतना चला ये, उतनी इसकी डिस्टेंस है। अब मिसाल के तौर पर वही बॉडी मान लो यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, मान लो ये कुल मिलाकर आ गई ये टोटल लेंथ 6 किलोमीटर। बताओ डिस्टेंस कितनी है? 6 किलोमीटर। तो जो इस रास्ते की लेंथ होती है ना उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है। अब मान लो अगली बार वो फिर से गया, वो ऐसे गया। अब बताओ डिस्टेंस कितनी है? जितना बड़ा ये रास्ता है, मान लो जितना यहां से यहां तक ये रास्ता है, जितनी इस रास्ते की लेंथ है उतना ही ये चला, उतनी ही इसकी डिस्टेंस है। मान लो इस रास्ते की लेंथ जो है वो है 3 किलोमीटर। बताओ वो आदमी कितना चला? 3 किलोमीटर। उसकी डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर। तो जितना बड़ा रास्ता होता है उतना ही डिस्टेंस होता है। याद रखा? जैसे मिसाल, कोई बंदा गया इस रास्ते से बी तक। अब किसी ने आपसे पूछा बताओ उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो कितना चला? जितना बड़ा रास्ता है। अगर रास्ता छोटा है तो डिस्टेंस छोटी होगी, अगर रास्ता बड़ा है तो डिस्टेंस बड़ी होगी। तो डिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है? रास्ते पर। समझ में आया? ये है डिस्टेंस। इन शॉर्ट आपको याद रखना है कोई बॉडी कितना चली उसको बोलते हैं डिस्टेंस। याद रखा? या आप ऐसे बोल सकते हो ये एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चली गई। जिस रास्ते में ये चली गई ना, जिस रास्ते से चली गई उस रास्ते की लेंथ कितनी है, वही होता है डिस्टेंस। याद रखा? क्या मतलब? आप शॉर्ट में इतना लंबा नहीं जाना है, आप बस याद रखो कोई बॉडी कितना चली। ठीक है। मान लो एक बॉडी है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली गई, मिसाल के तौर पर 10 किलोमीटर। यहां से यहां कितना चली? 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर। शॉर्ट में आप याद रखना है कोई बॉडी कितना चली? 10 किलोमीटर। याद रखा? इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस
एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो रास्ता है उसकी जो लेंथ है उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। शॉर्ट में कोई बॉडी कितना चले, मिसाल के तौर पर आप चले गए हो यहां से यहां तक, ठीक है, आप गए हो इस रास्ते से, इस रास्ते की लेंथ है 20 मीटर। जब आप इस रास्ते से यहां चलोगे, जरा बताओ आप कितनी डिस्टेंस निकालोगे? 20 मीटर, क्योंकि ये रास्ता ही कितना है? 20 मीटर। आप इसी रास्ते पर चले, आपने भी 20 मीटर निकाले। तो जितनी रास्ते की लेंथ होती है उतना ही डिस्टेंस होता है शॉर्ट में, उसी को बोलते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। जिस रास्ते से आप चले उस रास्ते की लेंथ कितनी है उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। मान लो आप इस रास्ते से चले यहां से यहां तक, जब हमने नापा ना इस रास्ते को, आप यहां से आ गए यहां, जब हमने इस रास्ते को नापा इसकी लेंथ आ गई 30 मीटर। आप भी आ गए यहां से यहां तक, बताओ आपने कितनी डिस्टेंस निकाली? 30 मीटर। तो जितनी रास्ते की लेंथ होती है वही डिस्टेंस होती है। समझ में अब इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रख लो कोई बॉडी कितना चली, बस उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। 10 मीटर चली, 5 मीटर चली, 15 मीटर चली, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। याद रखा। अब एक चीज देख लो, उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो होता है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मिसाल मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपको जाना है ए से बी तक। अरे आप कहीं से भी जा सकते हो, आप यहां से जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन इन तीनों में से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे छोटा रास्ता। छोटा रास्ता कौन होता है? ये वाला स्ट्रेट लाइन। याद रखा, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। याद रखा, बहुत आसान है। जैसे मिसाल मान लो एक पॉइंट है यहां, एक पॉइंट है यहां, अब आप यहां से आ गए यहां तक। अब मुझे ये बताओ कि सबसे छोटा रास्ता कैसे बनेगा? सिंपल, ऐसे स्ट्रेट लाइन डालने से। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या इस रास्ते को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं है। शॉर्टेस्ट रास्ता हमेशा स्ट्रेट लाइन का होता है। याद रखा, इसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होती, कैसे भी हो सकती है, लेकिन ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। समझ में? अब मिसाल देख लो, एक बॉडी है यहां, एक पॉइंट है यहां, दूसरा पॉइंट है यहां, रास्ता ये है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट पाथ। अब आपसे कोई पूछेगा जरा बताओ ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है, आप कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट रास्ता, और वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन। याद रखा। अच्छा, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन भी होता है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन भी होता है। डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं। याद रखा। अच्छा, जैसे मिसाल मान लो मैंने आपसे पूछा, एक मान लो कोई बंदा है, वो ए से बी पॉइंट तक गया, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि एक तो शॉर्टेस्ट रास्ता है, दूसरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मान लो ये है 3 मीटर। मैंने आपसे पूछा बताओ ये बंदा जो गया ए से बी तक, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? आपने कहा 3 मीटर। अभी पूरा जवाब नहीं है, एक चीज भूल गए, जरा बता क्या? डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी होता है। याद रखा, हम बताते हैं 3 मीटर ईस्ट की तरफ। वो क्या होता है?
कोई बंदा कितना चला। इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। अब वो स्ट्रेट लाइन में चले, टेढ़ा चले, मेढ़ा चले, कैसे चले, कहां चले, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। वो एक ही डायरेक्शन में क्यों ना चले, हम डायरेक्शन की बात तब भी नहीं करते। तो डिस्टेंस में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट रास्ता, एक स्ट्रेट लाइन पाथ, और इसमें डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन होता है, याद रखा। अच्छा, अब देखो एक चीज, मैंने आपसे पूछा एक बंदा है, वो ए से बी तक गया 10 मीटर। मैंने आपसे पूछा बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी है। ये ए से बी तक चला गया, कितनी डिस्टेंस चला, डिस्टेंस 10 मीटर, याद रखा। अब कोई आप में से पूछेगा सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्टेंस नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन होती है, डिस्टेंस क्या होती है, कोई बंदा कितना चला, कोई चीज कितना चली, लेंथ ऑफ द पाथ। अरे ये भी तो चली ना ए से बी तक 10 मीटर, हमें क्या करना डिस्टेंस में, कैसे चली, सीधी चली, टेढ़ी चली, हम वो सब नहीं देखते। हमें बस क्या देखना है, कितना चली, कितना चली 10 मीटर। इसका मतलब ये 10 मीटर क्या है, इसका डिस्टेंस, याद रखा। अब मैंने आपसे पूछा इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, आप क्या बताओगे, 10 मीटर, डायरेक्शन भी साथ बताना पड़ेगा, मान लो ईस्ट की तरफ, याद रखा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा चला ए से बी तक, कितना चला, 3 मीटर। मैंने आपसे पूछा बताओ डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। डिस्टेंस में आपको क्या देखना है, सिर्फ कितना चला, आपको कोई डायरेक्शन नहीं देखना, आपको यह नहीं देखना कहां से चला, कैसे चला, स्ट्रेट चला, टेढ़ा चला, ये सब नहीं देखना। आपको सिर्फ क्या देखना है, कितना चला, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। मैंने आपसे पूछा एक गाड़ी है वो ए से बी तक गई 3 मीटर, बताओ डिस्टेंस कितनी, 3। समझ में आया। अच्छा, क्या ये 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हाँ, पहले इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अब असली सवाल, मान लो एक बॉडी है वो ए से चली गई बी तक, मान लो वो चली है 10 मीटर। बताओ ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। क्योंकि हमें क्या डिस्टेंस में हमें क्या देखना है, सिर्फ कितना चली, ये कितना चली 10 मीटर, तो डिस्टेंस इसकी कितनी है 10 मीटर। रास्ता टेढ़ा हो, रास्ता स्ट्रेट हो, डिस्टेंस में हम ये सब चीजें नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कितना चला, 10 मीटर डिस्टेंस। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब बताओगे 10 मीटर ईस्ट की तरफ, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। अब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो कैसे, यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन डालनी है, फिर इसको नाप लो, वही डिस्प्लेसमेंट होगी, याद रखा। तो इसका मतलब आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में खास ख्याल रखना है, डिस्टेंस कौन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कौन नहीं हो सकती। सारी चीजें जितना भी जब भी चलेगा ना वो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वही है जो स्ट्रेट लाइन होगी। मिसाल के तौर पर एक सवाल ऐसे आता है, एक सवाल, एक बंदा गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पहले यहां से यहां तक चला 2 मीटर, फिर चला 3 मीटर, फिर चला 4, फिर 2। बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है। जब डिस्टेंस निकालते हैं तो ऐड कर लो, 2 3 4 2, कितने आ गए 5 11, ठीक है। तो मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो 11 है। अब आपसे किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट निकालो, कैसे निकालोगे, आप बताओगे 11 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकती है नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, याद रखा। डिस्टेंस में आपको ये नहीं देखना है कि स्ट्रेट है कैसा है, मगर डिस्प्लेसमेंट में आपको जरूरी देखना है कि ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो क्या ये 11 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो पहला पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, इससे एक स्ट्रेट लाइन डालनी है फाइनल पॉइंट तक। अब इसको नाप लो, ये जितना आएगा वही डिस्प्लेसमेंट है, याद रखा। ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, कोई बंदा या कोई चीज कितना चली, लेंथ ऑफ द पाथ, बस
ठीक है, ये कैसा हो सकता है? ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता, और ये हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। याद रखा? अच्छा, अब जो मेन मसला है वो क्या है? आपसे जब भी पूछा जाएगा मतलब एक बॉडी ऐसे चली ए से बी तक 4 किलोमीटर, बताओ डिस्टेंस कितनी है? 4 किलोमीटर। कितना चली? डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? पहले पॉइंट से, पहले पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। लास्ट वाले पॉइंट को बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो हम क्या करते हैं? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं, ठीक है? इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको नापना है, जितना आएगा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस कैसी हो सकती है? कुछ भी। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द पाथ। शॉर्ट में कोई चीज कितना चली, बस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। अच्छा, ये कैसा होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन। क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है? हाँ हो सकता है। टेढ़ा हो सकता है? हाँ हो सकता है। रास्ता कैसा भी हो वो डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। हो गई एक चीज। दूसरी चीज, अगर कभी आपको दिया जाएगा ये टेढ़ा रास्ता, आपसे पूछा जाएगा मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालो, कैसे निकालोगे? इनिशियल पॉइंट मतलब पहले पॉइंट से फाइनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन डालो, इसी स्ट्रेट लाइन को नापो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। याद रखा? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दो पॉइंट्स के बीच में कोई चीज कितना चली, डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट रास्ता, डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा कैसा? स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा कैसा? कोई भी तरीके से। याद रखा? इसको बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब एक और चीज सुनो, क्या इसमें डायरेक्शन की बात होती है? नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन की बात होती है? हैज डायरेक्शन। याद रखा? ये कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन। इसकी शेप कैसी होती है? एनी शेप, है ना? अगर इसमें डायरेक्शन नहीं है तो बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। अगर इसमें डायरेक्शन भी है तो कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। याद रखा? तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होता है? कोई चीज कितना चली, 2 मीटर चली, 3 मीटर चली, 4 मीटर चली, कितना चली उसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और वो रास्ता कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। मिसाल, अगर आपसे किसी ने पूछा कि दो पॉइंट्स है ए और बी, इनमें से एक रास्ता ऐसे जाता है, दूसरा रास्ता ऐसे जाता है, आप बताओ ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? स्ट्रेट लाइन डालनी होती है पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां से जाओगे तो क्या कर रहे हो? डिस्टेंस। अगर यहां से जाओगे क्या कर रहे हो? डिस्टेंस। अगर स्ट्रेट लाइन से जाओगे तो क्या कर रहे हो? डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी। क्योंकि जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन जाती है वो तो चलती है ना कुछ। डिस्टेंस क्या होता है? कितना चला। और स्ट्रेट भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन हमने डाली 3 मीटर की, क्या ये डिस्टेंस हो सकता है? हाँ हो सकता है। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हाँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क। समझ में? उसके बाद एक और चीज, इनके यूनिट्स। यूनिट्स क्या है इनके? यूनिट मतलब जिसमें हम इस डिस्टेंस को नापते हैं। जैसे मिसाल, जब आप दुकानदार के पास जाते हो ना मुर्गा लाने, मुर्गा, आप उसको बोलते हो 1 केजी मुर्गा दो। 1 केजी, तो मुर्गे को आपने किस में नापा? केजी में, ठीक है। इसी केजी को हम बोलते हैं यूनिट, जिसमें आप किसी क्वांटिटी को नापते हो। जैसे मिसाल, आपने दूध को नापा 1 लीटर,
दूध को किस में नापा? लीटर में। समझ में? ये जो लीटर होता है इसको बोलते हैं यूनिट। मिसाल के तौर पर आपने हाइट नापनी है किसी चीज की, आपने उसकी हाइट नापी 3 मीटर, याद रखा 3 मीटर, तो मीटर क्या है? यूनिट। जिसमें आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हो ना उसको बोलते हैं यूनिट। जैसे मिसाल आप यहां से चले वहां दूर तक 20 किलोमीटर, जरा बताओ यूनिट कौन है? किलोमीटर। याद रखा, इसको बोलते हैं किलोमीटर। आपने यहां जमीन नापी, यह है 2 कनाल, आप क्या बताओगे? यूनिट कौन है? 2 क्या है? नंबर, मैग्नीट्यूड। कनाल क्या है? यूनिट। तो जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं ना उसको बोलते हैं यूनिट। तो डिस्टेंस को कैसे नापते हैं? 3 तरीकों से नापते हैं। इसको आप सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो, इसको आप मीटर में भी नाप सकते हो, इसको आप किलोमीटर में भी नाप सकते हो। इसका मतलब डिस्टेंस के 3 यूनिट्स है। अगर छोटी चीज नापनी हो सेंटीमीटर, अगर मीडियम चीज नापनी हो मीटर, अगर बड़ी चीज नापनी हो किलोमीटर। याद रखा, जैसे मिसाल आपको इस पेंसिल की या इस मार्कर की लेंथ नापनी है, कौन सा यूनिट इस्तेमाल करोगे? सेंटीमीटर। अच्छा, एम क्या है? मीटर। मीटर कब यूज करते हो? जब थोड़ा बड़ा नापना हो। जैसे मिसाल आपको इस रूम की लेंथ नापनी है, इस रूम की लेंथ, इन 3 में से क्या यूज करोगे? मीटर। आपको यहां से बहुत दूर तक नापना है, क्या यूज करोगे? किलोमीटर। याद रखा, छोटी चीज नापने के लिए सेंटीमीटर, बड़ी चीज नापने के लिए किलोमीटर, दरमियान की चीज नापने के लिए मीटर। समझ में? लेकिन सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं ना यूनिट, वो ये है मीटर। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ऐसा यूनिट वो यूनिट होता है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। वरना इसका एक यूनिट है सेंटीमीटर, एक यूनिट है किलोमीटर, लेकिन सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कौन यूज होता है? मीटर। इसीलिए इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कौन होता है? एसआई यूनिट वो यूनिट होता है जो पूरी दुनिया में ज्यादा यूज होता है। अच्छा, डिस्टेंस का एसआई यूनिट कौन है? मीटर। समझ में? इसका मतलब पूरी दुनिया में किलोमीटर ज्यादा यूज नहीं करते, सेंटीमीटर यूज नहीं करते, ज्यादा यूज करते हैं मीटर। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। तो डिस्टेंस के यूनिट्स कौन कौन है? सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर। एसआई यूनिट कौन है? मीटर। याद रखा, इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कोई चीज चली 3 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 2 किलोमीटर, तीनों उसी के यूनिट्स है, पर ज्यादा जो यूज होता है वो मीटर है। अब उसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट्स है वो भी यही है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। इसका भी ये ऐसा यूनिट है। तो इनके यूनिट्स कैसे हैं? सेम। अच्छा, ये हो गए यूनिट्स की बात। अब असली चीज है, देखो इसको। उसके बाद कुछ अहम चीजों की बातें करते हैं। सबसे पहली चीज देखो क्या, मान लो कोई बॉडी चल रही है स्ट्रेट लाइन, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक। मिसाल ए से बी तक वो चली 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। तो पहले वो गई ए से बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, फिर डी से ई तक। हमें क्या निकालना है? हमें बताया जा रहा है आप डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात कि डिस्टेंस जब भी निकालते हैं हम उसको हमेशा ऐड ही करते हैं, डिस्टेंस को हमेशा ऐड ही करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को माइनस भी करते हैं। माइनस कब करते हैं? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जब वो वापस आएंगी ना, वापस, तब जाके माइनस करते हैं। अगर वो वापस नहीं आई तो सिर्फ ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमेशा ऐड, चाहे सीधे जाए चाहे वापस आए। ये माइनस भी होती है जब वापस आएगी। अब मिसाल देखते हैं। पहली चीज जरा बताओ, कोई बॉडी गई ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक। बताओ टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस
और फिर निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितनी है, पहले चला 2, फिर 3, फिर 2, फिर 4, ए से बी तक 2, 3, 2, 4, ई तक गई ना वो 4। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, हमेशा ऐड करते हैं, कितना बनेगा 5, 7, 11। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट उस वक्त माइनस होती है जब बॉडी वापस आएगी। अभी तो वापस नहीं आई, ए से ई तक गई, वापस नहीं आई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, पहले 2 चली, फिर 3 चली, फिर 2 चली, फिर 4, कितना आ गया। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आ गए। तो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर कब आते हैं, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है मगर वापस नहीं आती। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एकदम बराबर होते हैं, याद रखा। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और। ये कब था, जब बॉडी गई ए से ई तक। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बॉडी गई बी से ई तक, बी से ई तक गई, बी से ई तक। क्या बी से ई तक स्ट्रेट लाइन है, हाँ है ना, बी से ई तक स्ट्रेट लाइन। बताओ डिस्टेंस कितना, बी से सी तक चली गई 3, अच्छा, फिर सी से डी तक 2, डी से ई तक 4, क्या करेंगे ऐड, कितना बनेगा 9 मीटर। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। बताओ, पहले बी से सी तक 3, फिर सी से डी तक 2, फिर डी से ई तक 4, कितना आएगा 9। आप बताओगे माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि वो वापस नहीं आई, जब वापस आएगी तब माइनस करेंगे, ऐसे नहीं। कितना आएगा सेम। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी मगर वापस नहीं आएगी। जैसे मिसाल, कोई बॉडी गई ए से डी तक, बताओ डिस्टेंस, पहले 2 चली, फिर 3 चली, फिर 2 चली, कितना आएगा 7। डिस्प्लेसमेंट बताओ, पहले 2 चली, फिर 3 चली, फिर 2 चली, कितना 7। ठीक है, इसका मतलब जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है वापस नहीं आती, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसी को ऐसे लिखेंगे, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट line without turning back, distance is equal to displacement। ये है पहला रिजल्ट जो आपने याद रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं कब, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है मगर वापस नहीं आती। लिखो इसको। उसके बाद एक नए केस की बात करते हैं। मान लो अब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चली मगर वापस बी आई, उस वक्त क्या होता है देखो। मान लो एक बॉडी चली गई ए से ई तक, फिर ई से वापस आ गई सी तक, ए से ई तक, फिर ई से सी तक वापस। बताओ डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितनी। देखो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। ए से ई तक, पहले ए से बी 2, बी से सी 3, फिर 2, फिर 4। जब वो ई तक पहुंची फिर वापस कहां आ गई, सी तक, या मान लो डी तक, फिलहाल डी तक लिखते हैं। फिर ई से कहां वापस आ गई, डी तक। कितना चले डी तक वापस, 4। मैंने कहा ना डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है, चाहे वापस आए चाहे ना आए। अच्छा, कितना आ गया 5, 7, 11, 15। अब डिस्प्लेसमेंट निकालो। पहले ए से बी तक 2, फिर 3, फिर 2, फिर 4। अब वो पहुंच गया कहां, ई पर, याद रखा। फिर उसको ई से वापस आना है डी तक। जब वो वापस आ गया ना, जब कोई बॉडी वापस आती है डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, माइनस। तो इसको हमने माइनस किया, कितना वापस आ गई, 4। अब बताओ कितना बनेगा, 5, 7, 11, 7। ये समझ आया।
अब देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, बड़ा कौन छोटा कौन। इसका मतलब यह हुआ जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है फिर वापस आती है, डिस्टेंस बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। मिसाल एक और एग्जांपल देते हैं। कोई बॉडी चली गई ए से ई तक, ठीक है, अच्छा ई से सी तक वापस आ गई, ए से ई तक, ई से सी तक, ठीक है, देखते हैं ए से ई तक फिर ई से सी तक। चलो डिस्टेंस निकालते हैं। ए से ई तक पहले 2 3 2 4 चली गई यहां तक। अब वहां से वापस आ गई, ठीक है, वहां से वापस आ गई डी तक, कितना 4, उसको भी ऐड करेंगे क्योंकि डिस्टेंस में सारी चीजें ऐड होती है। डी तक 4, फिर वापस आ गई सी तक 2, ये डी से सी तक है ना 2, वापस आ गई 2। बताओ डिस्टेंस कितनी, 5 7 11 15 17, ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है, पहले वो चला है ए से ई तक, कितना, ए से ई तक स्ट्रेट लाइन है 2 3 2 4। उसके बाद क्या हुआ, वो वापस आ गई। डिस्प्लेसमेंट में जब कोई चीज वापस आती है ना उसको क्या करते हैं, माइनस। पहले वो वापस आ गई डी तक, कितना वापस आ गई, ई से डी तक 4, इसको माइनस करेंगे। फिर कितना वापस आ गई, डी से सी तक 2, इसको भी माइनस करेंगे। तो जो भी वापस आता है उसको क्या करते हैं, माइनस। पहले ई से डी तक वापस आ गया, -4, डी से सी तक वापस आ गया, -2। अब बताओ कितना आएगा, 5 मीटर। अब देखो 17 मीटर 55 मीटर, दोनों में से बड़ा कौन है, डिस्टेंस। इसका मतलब यही हुआ जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगी फिर वापस आएगी, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको समझ नहीं आया एक और चीज एग्जांपल बना देते हैं। मान लो ये गई बी से डी तक, बताओ डिस्टेंस, बी से डी तक, फिर डी से वापस सी तक। एग्जांपल, बी से डी तक और डी से सी तक, बी से डी तक, डी से सी तक। बताओ डिस्टेंस, यहां कैलकुलेट करते हैं। पहले बी से सी तक 3, सी से डी तक 2, डी से वापस सी तक 2, क्योंकि हमेशा ऐड, कितना बनेगा 7। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पहले बी से सी तक 3, सी से डी तक 2, सी से डी तक 2, फिर डी से वापस सी आ गया। डिस्प्लेसमेंट में जब कोई चीज वापस आती है उसको क्या करते हैं, माइनस, कितना वापस आ गई 2, कितना बनेगा, तो ये 7 ये 3। बताओ इसका मतलब जब भी कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जाती है वहां से वापस आती है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे, व्हेन a body is moving in a straight line and turns back, distance is greater than displacement। लिखो इसको। तो ये हो गए 2 केसेस। उसके बाद एक और केस की बात करते हैं। देखो किस केस की बात करते हैं। मान लो एक बॉडी है, एग्जांपल लेते हैं, एक बॉडी गई ए से सी तक, ठीक है, फिर सी से ए तक वापस। समझ में आया, ए से सी तक, सी से ए तक वापस। तो वापस कहां तक आ गई, वही तक जहां पहले थी। ए से स्टार्ट किया, ए पे वापस। बताओ डिस्टेंस कितनी, पहले ए से बी तक 2, फिर बी से सी तक 3, फिर वापस आ गया बी तक 3, फिर बी से ए तक आ गया 2। बताओ डिस्टेंस 10 मीटर, ठीक है।
चलो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। पहले ए से सी कितना चला, ए से बी तक 2, बी से सी तक 3, फिर वापस आ गया। जब वापस आता है तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हाँ, माइनस सी से बी तक 3, फिर भी माइनस वापस बी से ए तक -2, 2 बार -2 किया क्योंकि वो वापस आ रहा है। पहले 3 वापस आ गया, फिर 2 वापस आ गया, दोनों को माइनस, पता कितना आएगा, 0। ये स्पेशल चीज है जो आपने हमेशा याद रखनी है। डिस्टेंस आ गया 10, डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। अब बताओ बड़ा कौन छोटा कौन, डिस्टेंस बड़ा, डिस्प्लेसमेंट छोटा। ठीक है, अरे छोटा भी नहीं, 0 है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है कब, जब कोई बॉडी जहां से चली थी वहीं पे वापस आएगी, तब जाके डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाली। कोई बंदा गया ए से डी तक, फिर डी से ए तक वापस, ए से डी तक, फिर डी से ए तक वापस। बताओ डिस्टेंस ए से डी तक, पहले 2, फिर 3, फिर 2, अब वापस आ गया ना, वापस हमेशा प्लस, क्योंकि डिस्टेंस में हमेशा प्लस। वापस कितना आ गया, 2, फिर कितना आ गया, 3, फिर कितना आया, 2, कितना बढ़ेगा, 5, 7, 9, 12, 14। अब चलो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इसी केस में। ए से डी तक चला, पहले कितना चला, ए से बी 2, फिर बी से सी 3, फिर सी से डी 2, फिर वापस आ गया। वापस को क्या करते हैं, माइनस, कितना वापस आ गया, पहले सी तक 2, फिर सी से बी तक 3, फिर ए, कितना बनेगा, 0 बन गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तब 0 होता है जब कोई बॉडी जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पे वापस आएगी। याद रखा, तब जाके डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होता। याद रखा, एक स्पेशल केस है जो आपने याद रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है, जब कोई बॉडी जहां से चली थी, मतलब इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट किया था, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, लास्ट में कहां पहुंची, वहीं पे। इसका मतलब इसका इनिशियल पॉइंट भी वही है, उसका फाइनल पॉइंट भी वही है। पहले कहां से निकली थी ए, लास्ट में कहां पहुंची ए, इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही। जब दोनों इनिशियल पॉइंट भी फाइनल पॉइंट भी एक ही जगह पे होंगे, डिस्प्लेसमेंट 0। इसको ऐसे लिखेंगे, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड, मतलब ये दोनों एक ही जगह पे मिले हैं, जहां स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया। दोनों इनिशियल पॉइंट भी फाइनल पॉइंट, दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पे हैं, इसी को बोलते हैं कोइंसाइड। तब जाके क्या होता है, डिस्टेंस इज नॉट 0, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। यह सवाल आपसे कई बार पूछा जाएगा कि बता डिस्प्लेसमेंट कब 0 होता है, जब किसी बॉडी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे होंगे, तब जाके हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होता। समझ में आया? अच्छा, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तब भी डिस्टेंस बड़ा है। लिखो इसको, ये है स्ट्रेट लाइन की बात। अब मान लो कोई ऐसा रास्ता लेते हैं जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, देखते हैं। मान लो एक बॉडी चली ऐसे 3 मीटर, उसके बाद चली 4 मीटर। अभी तक हम किस रास्ते पर चल रहे थे, स्ट्रेट लाइन। अब मतलब स्ट्रेट लाइन है, पहले ऐसे है फिर ऐसे है, स्ट्रेट लाइन मतलब है। तो पहले जो 3 केसेस हमने किए या 2 केसेस किए वो स्ट्रेट लाइन के किए थे। अब रास्ता कैसा है, टेढ़ा, अब सीधा नहीं है, पहले ऐसे फिर ऐसे, ये मतलब स्ट्रेट है। चलो इस पर देखते हैं क्या होता है। वो जो हमने पीछे केसेस 3 किए उनमें हमने क्या देखा, या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, या डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, चलो यहां चलते हैं। पहले एक बॉडी चली कहां, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक।
बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस में हमेशा ऐड करते हैं 3 और 4, कितना बनेगा? 3 और 4 7। चलो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे निकाल सकते हो? 3 फिर है 4 हो गए 7, ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। जरा बताओ क्यों? अरे डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। इसका मतलब इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। आप बताओगे अभी तक तो वही कर रहे थे, वो स्ट्रेट लाइन थी, वो डिस्प्लेसमेंट थी, स्ट्रेट लाइन थी। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्या आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? देखो कैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं। अब निकालो डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन, यही है डिस्प्लेसमेंट। इसको निकालना है। इस ट्रायंगल में से आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो पाइथागोरस थ्योरम से, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्योंकि जब भी आपको तीसरा साइड निकालना है ट्रायंगल का, किससे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा अब निकालो कितना आएगा। बेस कितनी है? 3 और स्क्वायर 7 है। परपेंडिकुलर कितनी है? 4, स्क्वायर 7 है। तो कितना बनेगा? 9 4 स्क्वायर 16। कितना बनेगा? 25। मैथ में आपने ये पढ़ा होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर यहां ले जाते हैं, ये अंडर रूट बनता है, तो कितना बनेगा? अंडर रूट को सॉल्व करो, इसके बदले आप ये लिख सकते हो 5 स्क्वायर, क्योंकि वही 25 होता है। ये और ये कट, वहां क्या बनेगा? 5। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट आ गई 5। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5। डिस्टेंस कितनी है? 7। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5। इसका मतलब दोनों में से बड़ा कौन है? डिस्टेंस। तो क्या हमें पता चला कि अगर रास्ता स्ट्रेट लाइन नहीं है तब भी डिस्टेंस बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। यहां पे मान लो एक बॉडी ऐसे चली 2 मीटर, ठीक, अच्छा, फिर वो ऐसे चली 3 मीटर, ठीक। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है? आपने कहा पहले वो चला 2 मीटर, फिर चला 3 मीटर, टोटल हो गया 5 मीटर। हाँ ठीक है। अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट हम ऐसा कर सकते हैं 2 + 3 = 5 मीटर? आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन। आपने इसको ऐड कर लिया, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं फिर ऐसे हैं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। इसका मतलब ये वाली चीज डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। आप इसको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? समझ में? इसका मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या इससे डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हो? आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं, वही होगी डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट ये है, ये समझ में आया? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा ऐसे, पहले एक बॉडी चली ऐसे 3 मीटर, फिर चली ऐसे 4 मीटर, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? आप ऐसा नहीं करोगे 3 और 4 हो गए 7। ये कहां डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन होती है। तो आप क्या करोगे? यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन डालोगे, यही स्ट्रेट लाइन हो गई डिस्प्लेसमेंट। इसी को निकालो फिर। समझ में आया? हमने यहां पे एक स्ट्रेट लाइन डाली, यही हो गई डिस्प्लेसमेंट, पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब निकालेंगे कैसे इसको? देखो यहां ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल के 2 साइड्स आपको पता है, तीसरा निकालना है। कौन सी फार्मूला? पाइथागोरस। करते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कर लो वैल्यू पुट। बेस कितनी? 2, स्क्वायर 7 है, परपेंडिकुलर कितना? 3, स्क्वायर 7 है। कितना बनेगा? 4 9, वो कितना होगा? 13। स्क्वायर वहां ले जाओ, ये कितना बनेगा? √13। अगर आप √13 का रूट निकालोगे वो कितना आएगा? तकरीबन 3 पॉइंट कुछ, मान लो 3.6 मिसाल।
तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 3.6, डिस्टेंस कितनी है 5, दोनों में से बड़ा कौन है डिस्टेंस। तो आप क्या याद रखोगे, जब भी रास्ता स्ट्रेट लाइन नहीं होता बल्कि टेढ़ा होता है, कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है, तो जब रास्ता ऐसे होगा उस वक्त डिस्टेंस बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, when motion is not in a straight line, distance is greater than displacement। याद रखा, लिखो इसको। इसके बाद बात करते हैं एक और स्पेशल केस की। अब मान लो एक बॉडी चल रही है एक कर्व्ड लाइन में, या ऐसा बोल सकते हैं सर्कल में ऐसे चल रही है, ठीक है। अब बताओ, मान लो उसने एक चक्कर किया, ये पॉइंट है ए, उसने ऐसे एक पूरा चक्कर किया, समझ में आया, इस सर्कल का उसने चक्कर एक कंप्लीट किया। जरा बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। डिस्टेंस होती है लेंथ ऑफ द पाथ, उस रास्ते की लेंथ जहां से कोई बॉडी चलती है। मान लो यहां से ऐसा पूरा सर्कल चला, जरा बताओ ये कितना होता है ये रास्ता। इस रास्ते को क्या बोलते हैं जो सर्कल का होता है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। याद है, जो सर्कल के अराउंड जो ये दीवार है, जो ये रास्ता है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इसी पे तो चला, यहां से स्टार्ट किया ऐसे पूरे सर्कमफ्रेंस पे चला, और सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr। इसका मतलब डिस्टेंस चला ये कितना 2πr। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा एक बॉडी एक सर्कल में चल रही है, उसने एक राउंड पूरा किया, मतलब पूरे सर्कमफ्रेंस पर चली, तो डिस्टेंस कितनी होती है 2πr, क्योंकि वो पूरे सर्कमफ्रेंस पर चला। सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, तो मतलब उसकी डिस्टेंस है 2πr। समझ में आया। अच्छा, अब एक चीज देखो, वो पहले उसने स्टार्ट किया था यहां से, वापस कहां पहुंचा वहीं पे। जरा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0, क्योंकि हमें पता है ना जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना 0। अब देखो ये कितना है 2πr, ये कितना है 0, दोनों में से बड़ा कौन डिस्टेंस। तो बात यह है कि जब भी कोई बॉडी कर्व्ड लाइन में चलेगी या गोल घूमेगी, तब डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। समझ में आया। अब ऐसे एक और केस करते हैं, एक और केस करते हैं। मान लीजिए एक बॉडी ऐसे सर्कल में चल रही है, ठीक है, ऐसे सर्कल में चल रही है, इस सर्कल का रेडियस है r, ठीक है, वो चली यहां से a से b तक। मान लीजिए a से b तक चली, ऐसे a से b तक, मतलब आधे सर्कल में चली। जरा बताओ डिस्टेंस कितनी होती है, हम भी देखते हैं डिस्टेंस कितनी होगी। देखो पूरा सर्कल तो ये चला नहीं, मतलब चला। अच्छा, अगर ये पूरा सर्कल नहीं चला, आधा सर्कल चला, मतलब आधे सर्कमफ्रेंस पर चला, तो डिस्टेंस कितनी होगी। अब खुद ही सोच लो, अगर ये पूरे सर्कल में चलता 2πr होता, अगर आधे में चलेगा 1πr होगा। इसका मतलब डिस्टेंस होती है 1πr। ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr। अगर आधा सर्कल लेंगे 1πr। समझ में आया। तो ये आधा चला तो डिस्टेंस कितनी होगी 1πr। अब ये आसान है, लेकिन मसला यह है डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। जरा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। डिस्प्लेसमेंट होती है पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं। देखो पहले वो था ए पर, अब गया बी पर, ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन डालनी पड़ती है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हमने यहां से यहां तक डाला, जरा बताओ ये क्या है डायमीटर। आपको नहीं लगता ये डायमीटर है इस सर्कल का। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है इस डायमीटर के बराबर। डायमीटर क्या होता है 2r, रेडियस का डबल। समझ में आया। तो डिस्टेंस है πr, ये क्या है 2r। याद रखा। अच्छा, दोनों में से बड़ा कौन है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, r तो सेम है, r के सामने क्या है 2, r के सामने क्या है 3.14। इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है।
तो बताओ, जब भी कोई गोल घूमेगा या कर्व्ड पाथ में घूमेगा, उस वक्त कौन चीज बड़ी होती है, कौन छोटी होती है? डिस्टेंस बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं इसी सर्कल की, कर्व्ड लाइन की। मान लो एक बॉडी ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने 2 चक्कर इस सर्कल के किए, एक उसके बाद दूसरा चक्कर। समझ में आया? अब जब उसने 2 चक्कर लगा लिए, बताओ डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जरा बताओ, डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितनी? देखो, पहला चक्कर जब उसने किया, कितना डिस्टेंस चला? 2 पाई आर। उसके बाद एक और चक्कर लगा लिया, कितना चला? 2 पाई आर। कुल मिला के कितना? 4 पाई आर। ठीक है। अब देखो, उसने स्टार्ट कहां से किया? ए से स्टार्ट किया, एक चक्कर हो गया, उसके बाद दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया। अब कहां पे पहुंचा? वापस ए पर। तो जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। दोनों में से बड़ा कौन? डिस्टेंस। याद रखा? एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो उसने 3.5 चक्कर लगा लिए, 3.5 चक्कर। एक बॉडी है वो गोल घूम रही है, उसने 3.5 चक्कर लगा लिए, एक चक्कर, दूसरा चक्कर और तीसरा चक्कर। उसके बाद एक और आधा चक्कर लगा लिया यहां तक। कितने चक्कर लगा लिए? 3 चक्कर। जरा बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? पहला चक्कर 2 पाई आर, दूसरा चक्कर 2 पाई आर, तीसरा चक्कर 2 पाई आर, उसके बाद आधा चक्कर लगा लिया। आधे चक्कर में डिस्टेंस कितनी होती है? 1 पाई आर, 1 पाई आर। वो कितना बनेगा? 7 पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी? देखो, पहले वो कहां था? ए पर, एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, उसके बाद आधा चक्कर यहां तक। मतलब इस वक्त वो यहां है। पहले कहां था? ए पर, अब कहां है? बी पर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं, है ना? ये होगी डिस्प्लेसमेंट। जरा बताओ, ये स्ट्रेट लाइन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इस सर्कल की क्या है? ये डायमीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बराबर है डायमीटर के, और डायमीटर कितना होता है? 2r। अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? डिस्टेंस। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई चीज सर्कल में या कर्व्ड पाथ में चलेगी, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे? व्हेन द मोशन इज सर्क्यूलर और कर्व्ड, ठीक है, तब क्या होता है? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये है कुछ स्पेशल केसेस जो आपने याद रखने थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। समझ में आया? लिखो इसको। अब देखो, उसने स्टार्ट कहां से किया? ए से स्टार्ट किया, एक चक्कर हो गया, उसके बाद दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया। अब कहां पे पहुंचा? वापस ए पर। तो जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। दोनों में से बड़ा कौन? डिस्टेंस। याद रखा?